मैं दुष्यंत चंदक न्यूरो साइंस क्लासेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज का जो अपना टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन यानी कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। किस प्रकार से युग्मक बनते हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए कि नर की बात करें, नर में नर युग्मक और नर युग्मक के रूप में शुक्राणु पाया जाता है जिसे आप स्पर्म कहते हैं। और शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण से होता है। तो वृषण में शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है और शुक्र जनन की प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु निर्माण होता है। दूसरा बात करें मादा। मादा में मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट अंडाणु पाया जाता है। इसे आप ओवम कहते हैं और ओवम का निर्माण अंडाशय अर्थात ओवरी में होता है। अर्थात दोस्तों अपन कह सकते हैं कि अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे अंडजनन कहते हैं। तो युग्मक जनन के अंतर्गत नर तथा मादा में दो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं जिससे क्रमशः शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण होता है, जिसमें पहली है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे आप शुक्र जनन कहते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है जो फीमेल में संपन्न होती है उसे आप oogenesis अर्थात अंड जनन के नाम से जानते हैं। दोस्तों तो अपन यहां पर बात करेंगे पहली जो प्रक्रिया है जो नर के वृषण में यानी कि टेस्टिस में संपन्न होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की। देखिए दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म को यानी कि शुक्राणुओं को लगभग 65 से 75 दिन का समय लगता है मैचुरेशन में अर्थात परिपक्वन में समय लगता है। और ये जो स्पर्म है वो स्पर्म पुरुषों में अर्थात नर में युवा अवस्था में या टीनेजर आप कह सकते हो, युवा अवस्था में बनने प्रारंभ होते हैं और यह कह सकते हैं वृद्धावस्था तक या जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक नर में वृषण निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है लगातार रूप से। आगे बात करें कि मनुष्य में जो स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु होते हैं वह स्पून लाइक स्ट्रक्चर यानी कि चम्मच नुमा आकृति के दिखाई देते हैं स्पर्म। और इस स्पर्म में एक कशाभिका अर्थात फ्लैजिला उपस्थित होती है। बात करें इस शुक्राणु के साइज की तो मनुष्य में जो शुक्राणु होते हैं यह 55 से 65 माइक्रोमीटर साइज के होते हैं शुक्राणु। ठीक है, ये एक जनरल डाटा हो गया। अब बात करें अपन शुक्र जनन की। देखिए दोस्तों,
शुक्र जनन। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया जैसा कि मैंने बताया कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? शुक्र जनन कहलाती है। तो ये जो स्पर्मेटोजेन का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वो 2 चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1 अपन बोल सकते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसे आप बोल सकते हैं शुक्राणु पूर्वी। दूसरा बात करें स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे आप शुक्र कायांतरण के नाम से जानते हैं, शुक्र कायांतरण के नाम से। तो पहला जो सामने दिया हुआ है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, शुक्राणु पूर्वी, अर्थात आप कह सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया या पीजीसी से, यानी कि प्रीमोडियल जर्म सेल से शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे आप स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो शुक्राणु पूर्वी में जो शुक्राणु प्राप्त होता है, यह गोलाकार होता है, यह अचल होता है, गोलाकार होता है, और इसमें गमन की क्षमता नहीं पाई जाती है। यानी कि शुक्राणु पूर्वी से हमें शुक्राणु निर्माण करना है। तो जो दूसरा प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस, तो स्पर्मियोजेनेसिस अर्थात शुक्र कायांतरण, यानी कि शुक्राणु पूर्वी का शुक्राणु में बदलना, यह प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। इसे बोलते हैं शुक्र कायांतरण। और किस प्रकार से जो गोलाकार शुक्राणु पूर्वी हैं, वह परिवर्तित होकर एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बदल जाता है, यानी कि स्पर्म का निर्माण करता है। और ये स्पर्म दोस्तों, यह गतिशील होता है, यानी कि इसमें गमन की क्षमता पाई जाती है। बात करें डिटेल से अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, तो देखिए दोस्तों, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की प्रक्रिया, यानी कि जो नर के वृषण होते हैं, वृषण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, और इसकी जो आंतरिक सतह होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की, यानी कि जनन उपकला की बनी होती है। तो देखिए, जब पीयूष ग्रंथि के द्वारा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, तो शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। तो यहां पर अपन बात करें कि जो सर्वप्रथम स्पर्मेटोगोनिया बनता है, वो स्पर्मेटोगोनिया एक्स्ट्रा गोनोडियल ओरिजिन, अर्थात आप कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में बन जाता है। कौन बन जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। और इसका निर्माण हो जाता है योग सेक। और जैसे ही टेस्टिस का निर्माण होता है, तो यह स्पर्मेटोगोनिया गति करते हुए विभिन्न प्रकार के माइटोसिस की एक प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस चलता है।
तो इसके थ्रू फिर ये आ जाता है टेस्टिस के अंदर। तो दोस्तों कह सकते हैं कि पीजीसी सेल जो डिप्लॉयड अर्थात द्विगुणित होती हैं, इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं, यानी कि अगर सेल 2n है तो 2n से 2n और n है तो n से n। तो यहाँ पर ये सेल 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। तो 2n से 2n बन गए, फिर 2n से फिर 2n का निर्माण होता है, और ये बन गया स्पर्मेटोगोनिया। यहां पर माइटोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, और ये जो स्टेप है इसे आप मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन अवस्था के नाम से भी आप जानते हैं। उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया बना है दोस्तों, तो इसमें से डिप्लॉयड जो सेल है वो अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, और ये वृद्धि मनुष्य में लगभग यहाँ पर 2 गुनी होती है, यानी कि इसका अपना साइज बढ़ा लेती है, और साइज बढ़ाने के बाद इसे आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं ग्रोथ फेज, यानी कि वृद्धि अवस्था कहते हैं दोस्तों। तो माइटोसिस हो चुका है, उसके बाद वृद्धि अवस्था आ चुकी है, सेल जो है वो दुगनी हो चुकी है। अब इसके बाद रिडक्शनल डिवीजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों। तो पहली बार यहां पर जो होगा वो होगा मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट में ये जो डिप्लॉयड सेल है 2n, तो 2n से n और n का निर्माण होता है, तो ये बन जाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद फिर इनमें विभाजन होगा, अब होगा आपका मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड जैसा कि आप लोग ने मेरे जो पहले के वीडियो में देखा, यह माइटोसिस के समान होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन के समान होता है दोस्तों। तो यानी कि n से n और n, इधर भी n और n, तो अंत में यह बन जाते हैं अगुणित, यानी कि स्पर्मेटेड, और इसे आप कहते हैं शुक्राणु पूर्वी। शुक्राणु पूर्वी, और ये जो वृद्धि अवस्था के बाद जो मियोसिस हुआ है उसे आप बोल सकते हैं मैच्योरेशन फेज, यानी कि परिपक्वन अवस्था के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। तो ये जो पहला स्टेप था स्पर्मेटोजेनेसिस का, जो मैंने पढ़ा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस अर्थात स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु पूर्वी कहलाती है दोस्तों। तो ये जो शुक्राणु प्राप्त हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था, ये गोलाकार होता है, और इसमें टेल तो वैसे दिखाई नहीं देती, लेकिन अपन समझने के लिए मान सकते हैं एक छोटी सी टेल दिखाई। तो ये गोल है और अचल है, तो इस गोल और अचल शुक्राणु पूर्वी को अब हमें चम्मच समान स्पून लाइक स्ट्रक्चर और पूर्ण विकसित स्पर्म में परिवर्तित करना है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? यह प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। तो अगली बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में।
सेकंड, स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि शुक्र कायांतरण। तो जैसा कि बताया मैंने दोस्तों, शुक्र कायांतरण किसे कहते हैं, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म निर्माण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो शुक्राणु पूर्वी किस प्रकार से प्राप्त हुए थे हमें, सिंगल एन, और अब इनसे हम स्पर्म निर्माण कर देंगे दोस्तों, जो स्पून लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है ह्यूमन बीइंग में। ये बन जाते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म, यानी कि शुक्राणु बन जाते हैं, और यही प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। तो ये जो स्पर्म बना है, क्या क्या परिवर्तन आए हैं इसमें, तो देखिए कि जैसे अपन उदाहरण की बात करते हैं, ये आपका शुक्राणु पूर्वी, इसमें ये केंद्रक है, और गोल्जिकाएं भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और यहां पर बताया था मैंने टेल समान संरचना, टेल भी है। अब बात करेंगे स्पर्म क्या है, तो देखिए ये स्पर्म, तो देखिए स्पर्म के जो भाग हैं, पहला जो भाग है वो बोल सकते हैं शीर्ष भाग या सिर भाग, दूसरा है जो है ग्रीवा वाला भाग, तीसरा है जो है मध्य भाग, और चौथा है वो पूंछ भाग है। तो यहां पर अपन बात करें कि जो गोल्जिकाई की जो वेसिकल है, इससे दोस्तों एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। और इस एक्रोसोम की बात करें तो ये एक्रोसोम जो अंडाणु होता है दोस्तों, उसकी जो लेयर होती है, आवरण होता है, उसका भेदन करने का कार्य करता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो प्रो एक्रोसोमिनेस और हाइड्रोनेडेज एंजाइम हो सकते हैं दोस्तों। उसके बाद केंद्रक है जो दोस्तों, वो शुक्राणु का केंद्रक बना देगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, तारककाय भी उपस्थित है यहाँ पर। तो ये तारककाय दो प्रकार के तारक केंद्र बनाता है। पहला है दोस्तों समीपस्थ तारक केंद्र, और दूसरा है दूरस्थ तारक केंद्र। यहां बात करें दोस्तों, समीपस्थ तारक केंद्र जो प्रथम क्लीवेज यानी कि विदलन की प्रक्रिया करता है, और जो दूरस्थ तारक केंद्र है दोस्तों, यह दूरस्थ तारक केंद्र अक्षीय तंतु का निर्माण करता है दोस्तों, अक्षीय तंतु का। और जबकि बात करें दोस्तों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है,
तो ये मध्य भाग में चला जाता है और मध्य भाग में जाकर यह सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है, जिसे आप नेवेन कण आच्छद कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? नेवेन कण आच्छद कहते हैं, जो स्पर्म को ऊर्जा देगा ताकि वो गति कर सके, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और ये मध्य भाग के जो अंतिम सिराएं यानी मध्य का अंतिम, पूंछ का नहीं, तो यहां पर मुद्रिका तारक केंद्र पाया जाता है। और ये मुद्रिका तारक केंद्र दोस्तों इस सर्पिलाकार जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे पूंछ में जाने से होता है। और जबकि ये जो लास्ट है पूंछ वाला भाग, तो ये जो अक्षीय तंतु है आगे जाकर शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करते हैं। दोस्तों तो किस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि शुक्राणु पूर्वी जो है वो किस प्रकार से स्पर्म का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? स्पर्मियोजेनेसिस करते हैं। तो दो प्रोसेस पढ़े आज अपन ने, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। इन दोनों को सम्मिलित किसमें किया गया है? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन में, यानी कि शुक्र जन की प्रक्रिया यानी कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों तो आज का जो वीडियो था वो यही समाप्त होता है। जल्दी दूसरा वीडियो जो अंडजनन के बारे में है, oogenesis के बारे में मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों। ओके।